Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आपका पॉइंट नंबर 7 है कंजंक्शन, उसके सीरीज़ में हम आपको डे 22 के वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, यह टोटल कितनी पार्ट्स में डिवाइड है, प्रत्येक के बारे में एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ में इसको समझेंगे। राइट, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शन के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट डे की वीडियो में कंजंक्शन के हमने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होता है। अगर आप देखना चाहें तो इसका डे 20 का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताया था कि यह कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये क्या क्या होता है पूरा डिटेल के साथ में। और आज इसमें हम आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। कंजंक्शन के डे 21 वाले वीडियो में हमने आपको ओवरऑल बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन के जो यूज होते हैं, हिंदी इसका मीनिंग जो होता है वो टोटल बताया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल आप डे 21 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पूरा डिटेल आज हम पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले आप जान जाइएगा इसकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है यह टोटल का टोटल 8 पार्ट में डिवाइड है। ओके, जिसमें 1 2 3 करके पूरा 8 पार्ट्स को मैंने एग्जाम्पल सहित दिया हुआ है पूरा समझने के लिए आपको। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं आपको कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो होता क्या है। बस आप हिंदी में समझ जाओ कि यह ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं, समझ रहे ना। इसका जो प्रयोग होता है आश्रित वाक्यांशों को, सबऑर्डिनेट जो क्लज होता है उसे प्रिंसिपल क्लज से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबा वाक्य जो होता है उसमें 2 क्लज होते हैं, तो उन दोनों क्लजों को जो है जोड़ने का काम जो करता है वर्ड, उसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये टोटल यहाँ पे दिए गए हैं बारी बारी से। और यह इसका जो सबसे पहला पार्ट है गाइस, जिसका नाम है कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंजंक्शन ऑफ टाइम जो है गाइस वह क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब क्लज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसकी पहचान बताते हैं, समझ रहे ना। उसे हम ओवरऑल कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब क्लजेस का मतलब क्या, एडवर्ब क्लज ऑफ टाइम का मतलब, एडवर्ब का मतलब क्या, विशेषण। कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण क्लज ऑफ टाइम होते हैं उनकी जो है पहचान करने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिया गया व्हाइल, व्हेन, एज, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, या ये जो टोटल लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कंजंक्शन ऑफ टाइम है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं आपको दिया हुआ हूँ, इसको समझ लीजिए। और हाँ, याद रखिएगा कि यह वीडियो सिर्फ किसी एक छोटी क्लास या बड़ी क्लास के लिए खास कर नहीं है। इसका प्रयोग आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं, या अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक नहीं आएगी। राइट, बिकॉज हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसी पढ़ाई कराएँ कि आपको कहीं से भी कोई न काट सके। राइट, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वेट देयर टिल या अनटिल वी रीच। अब बात को समझिएगा, वेट देयर, तो वेट देयर गाइज एक अलग क्लज है, अनटिल या टिल जो है वी रीच एक अलग आपका इधर क्लज है। ठीक है, तो क्लज क्या होता है, एक क्लज तभी माना जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों क्लजों को जोड़ने का काम जो है आपका ये टिल या अनटिल कर रहा है। ठीक, तो टिल अनटिल यहाँ पे दोनों क्लजों को जोड़ने का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहा है।
तो आने का मतलब ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं टाइम को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। भाई व्हेन एवर का मतलब क्या, जब कभी, मतलब किसी टाइम की बात हो रही है। व्हाइल का मतलब जब की, तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम की बात हो रही है। एज सून एज मतलब जितना जल्दी हो सके, टाइम की ही बात हो रही है। बिफोर मतलब किसी टाइम के पहले, आफ्टर मतलब किसी टाइम के बाद। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं, ये टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवर्ब क्लज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसे हम कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक, ऐसे आप हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हैं जिससे आप ये बातें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, अब आइए हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और इसमें हम जानते हैं कि कंजंक्शन ऑफ रीजन और कज क्या होता है। रीजन का मतलब भी कारण होता है और कज का मतलब भी कारण होता है, दोनों का मतलब कारण ही होता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो हमारे कंजंक्शन ऑफ रीजन या कज होता है, ये टोटल के टोटल वर्ड्स जितने हैं बस इतने ही हैं, एज और बिकॉज। कभी कभी हम इसमें सिंस का भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिंस का प्रयोग जो हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन ऑफ टाइम में ही करेंगे। सिंस का प्रयोग हम कंजंक्शन ऑफ रीजन या कज में भी प्रयोग कर सकते हैं। बस एग्जाम्पल में ऐसा दिखना चाहिए कि इस सिंस को लगाया जा रहा है किसी रीजन या कारण बताने के लिए, तो वहाँ पे सिंस जो होगा कंजंक्शन ऑफ रीजन हो जाएगा। और अगर सिंस किसी टाइम को बताने के लिए किया गया है प्रयोग, दो क्लजों को जोड़ रहे हैं, तो वो आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको समझ लेना है कि दो क्लजों को जोड़ने का जो कार्य करता है शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि कंजंक्शन कहेंगे। और अगर टाइम को वो डिसाइड करता है तो कंजंक्शन ऑफ टाइम होगा, कारण को बताता है तो कंजंक्शन ऑफ रीजन या कज हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है, वी सिट देयर बिकॉज ही कॉल्स। हम वहाँ बैठते हैं क्योंकि वह बुलाता है। तो एक रीज़न बताने के लिए हम बिकॉज का प्रयोग किए हैं, और दो क्लज यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इधर प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इधर प्रेडिकेट हो गया। तो कहीं ना कहीं दो क्लज इसमें है। इस सेंटेंस, यह पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना, लेकिन यह दो क्लजों से बना हुआ है, और इन दोनों क्लजों को जोड़ने के लिए यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग किया गया है, और यह एक रीज़न बता रहा है। तो रीज़न बताने की वजह से कंजंक्शन ऑफ रीजन इसे कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्लज क्या हो। ठीक है, और इसमें से एक प्रिंसिपल क्लज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लज होता है, जिसके बारे में हम विवरण से आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब बिल्कुल पॉइंट नंबर 3 में भी यही देखेंगे कि कंजंक्शन ऑफ कंसिक्वेंस और रिजल्ट क्या होता है। कंसिक्वेंस का मतलब लगातारिता, या फिर रिजल्ट का मतलब परिणाम। ठीक है ना, तो ऐसा कंजंक्शन जिससे जो है परिणाम नजर आए या लगातारिता नजर आए आपको, उसे हम कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या कंजंक्शन ऑफ कंसिक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि दे वर सो इंटेलिजेंट दैट दे पास्ड, और इसमें मैंने एक वर्ड ही केवल लिखा हुआ है दैट। ठीक है ना, तो दैट एक वर्ड लिखा है जो कि आपका कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है, कंसिक्वेंस है। केवल एक ही वर्ड होता है, इसको तो आप याद भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिजल्ट पाने के लिए जो है हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया। यहाँ भी दो क्लज है, याद रखिएगा। यहाँ ये सब्जेक्ट है और बाकी ये प्रेडिकेट हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो कार्य करता है एक सेंटेंस में उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब होता है, जिस शब्द से हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक उसमें से सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। और यहाँ दो क्लज हैं क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ भी सब्जेक्ट और यहाँ पे भी वर्ब है। तो यहाँ हमने क्या जाना, कंजंक्शन ऑफ कंसिक्वेंस और रिजल्ट। ठीक है, अगला पार्ट आपका आता है कंजंक्शन ऑफ परपोज। तो कंजंक्शन ऑफ परपोज का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। गाइस, परपोज का मतलब आप जानते हैं कि उद्देश्य होता है। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब ये परपोज का मतलब होता है उद्देश्य।
तो ऐसे कंजंक्शन जो कि दो क्लजों को जोड़ें और उससे एक उद्देश्य जो है दिखाई देता है, तो उसे हम कंजंक्शन आप प्रपोज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि शी वर्केड सो दैट शी कुड गेट मनी। अब ये लेस्ट, दैट, इन ऑर्डर, दैट, सो दैट, ये सारे शब्द जो हैं कंजंक्शन आप प्रपोज है। तो देखो क्या यह किसी उद्देश्य के लिए लगाया गया है, जो यहाँ पे सो दैट लगाया गया है? जी बिल्कुल, यह काम करती है ताकि उसका जो उद्देश्य है पैसा पाने का है। काम इसलिए करती है कि उसको पैसा मिले, समझ रहे ना। और यह पैसा अगर मिलता है इसको, तो यह यहाँ पे सो दैट का प्रयोग जो हुआ है वह कंजंक्शन ऑफ प्रपोज है। ठीक है, आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब दशा या शर्त कह सकते हैं, शर्त भी कह सकते हैं, शर्तें। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? अनलेस है, एज, इफ या फिर इफ है। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए डॉक्टर। एज इफ का प्रयोग किया गया है, ये है ना। तो एक शर्त है यहाँ पे कि वह ऐसा बिहेव करता है या वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे लगता है कि वह एक डॉक्टर है, समझ रहे ना। मतलब उसके अंदर एक कंडीशन है, ऐसा अकड़ या फिर ऐसी कंडीशन उसकी है, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे लगता है कि वह एक डॉक्टर है। तो ये है आपका कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जिसमें आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन। कंट्रास्ट या कंसेशन आप समझते ही हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है, हाउएवर, दो, ऑल्दो। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे यहाँ पे कहा गया रामू इज पुअर ऑल्दो ही इज वेरी ऑनेस्ट। कहने का मतलब कॉन्ट्रास्ट या फिर कंसेशन का मतलब क्या है? कहा जा रहा है कि वे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो एडवर्ब ऑफ क्लॉजेस ऑफ कंसेशन या फिर कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ही हम कंजंक्शन ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से माना जाए तो एडवर्ब ऑफ क्लॉज या कंसेशन को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट या फिर कंसेशन को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रामू गरीब है यद्यपि वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, और आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7 और 8 को देखेंगे गाइस। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम आपके लिए ग्रामर की 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई कराते हैं और आप इस ग्रामर की पढ़ाई को बिल्कुल आसानी से करके बिल्कुल आसानी से आप सब कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास चलाता हूँ और इस पे आप चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हैं। इसका नाम है चैनल का इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। बाकी पॉइंट नंबर 7 में आप देख रहे हैं यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करने के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जाता है। ओके, एज और देन का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल में ले लो कि सी इज़ स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटी है। तो हम एक तुलना कर रहे हैं कि वह मुझसे छोटी है। तो जहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपैरिजन ऑफ कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है गाइस, ये आपका कंजंक्शन ऑफ मैनर या एक्सटेंट। मैनर का मतलब आप जानते हैं तरीका होता है, और इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि जिससे एक ओवरऑल मैनर क्लियर होता है, एक तरीका होता है जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट या मैनर को जो इंट्रोड्यूस करता है। मतलब ऐसे विशेषण के, क्रिया विशेषण के बारे में जो है क्लॉज लगाया जाता है जो कि एक तरीके को बताता है। जैसे कहा गया कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो यह एक प्राकृतिक तरीका है, समझ रहे ना। तो ऐसी जगहों पे अगर जो आपका कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है तो उसे हम कंजंक्शन ऑफ मैनर या एक्सटेंड करते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे 8 पॉइंट हो गए गाइज। अब लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जितने भी आपके टोटल वर्ड्स लिखे गए हैं, जो भी हैं फार, आफ्टर, बट, बिफोर,
ये सारे के सारे का जो प्रयोग होता है वो प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है और कंजंक्शन के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसको आप एक नोट बना लेना, एक याद कर लेना जो है कि इन सभी शब्दों का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी होता है और प्रीपोजिशन के भी रूप में होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही आज के डेट में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में। और हाँ, अगर आप फ्री पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहें तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखें, पूरा समझें, और कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।